चाहे 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भारत आरंभ से लेकर 8वीं शताब्दी ईस्वी तक है, उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं तथा उसके साथ में उसका उत्तर भी बताते जा रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगती है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें जो EHI 2 पढ़ना चाहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। भारत के प्राकृतिक भूगोल और इतिहास पर प्रकाश डालिए। इस प्रश्न में जो पूछा जा रहा है उसका आंसर आपको हम ऑडियो में बताते हैं। आप ध्यानपूर्वक इस प्रश्न का उत्तर सुनिए ताकि आपको एग्ज़ाम हॉल में लिखने में इस प्रश्न का कोई दिक्कत ना आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत भौगोलिक दृष्टि से एक पूर्ण इकाई है। यहाँ विभिन्न प्रकार की जलवायु, भूमि तथा खनिज है, जिनके प्राकृतिक लक्षण और पहचान भी अलग अलग है। प्राकृतिक क्षेत्र सांस्कृतिक क्षेत्रों के अनुरूप होते हैं। इन भिन्न प्राकृतिक क्षेत्रों में सांस्कृतिक विकास भी भिन्न प्रकार का रहा है। देश के अलग अलग क्षेत्र भाषा, बोली, पोशाक, फसल, जनसंख्या घनत्व, जाति, संरचना आदि की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार जैसे कुछ क्षेत्रों में यानी गंगा घाटी के उपजाऊ मैदानों में जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, जबकि पठारी मध्य भारत की बसावट काफ़ी छितरी हुई है। इसी प्रकार मगध, कोसल, अवंती, महाराष्ट्र, आंध्र, कलिंग और चोल देश जैसे कुछ क्षेत्र प्रारंभ में विकसित क्षेत्रों के रूप में उभरे, अन्य क्षेत्र विकास की दृष्टि से पिछड़े रहे हैं। आरंभिक इतिहास में मगध ने सबसे अधिक विकास किया, तो इसका कारण उपजाऊ मिट्टी और प्राकृतिक वनस्पति ही था। पास के जंगलों से हाथी और लौह अयस्क प्राप्त होते थे, जिन्होंने मगध को तीव्र गति से आगे बढ़ने में योगदान दिया। कृषि से संबंध सिंचाई का तरीका भी भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न है। अपनाए गए भिन्न भिन्न तरीकों के इस बात पर निर्भर करते हैं कि ये किस क्षेत्र में कितने उपयोगी हैं। वस्त्र शैलियों के संबंध में भी भूगोल और पर्यावरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विभिन्न प्रदेशों की वस्त्रशिलाओं पर इस प्रभाव को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जैसे कश्मीर तथा राजस्थान में रहने वाले लोगों के वस्त्र और उनके पहनावे ओढ़ने के तरीके भिन्न होते हैं। गेहूँ पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लोगों का मुख्य भोजन है, जबकि बंगाल, बिहार और उड़ीसा जैसे पूर्वी भारत के प्रदेशों के लोगों का भोजन और वहाँ की मुख्य फसल चावल है, क्योंकि ये फसलें विशेष प्राकृतिक परिस्थितियों में उगती है और समय के साथ बाद में ये फसलें उस स्थान विशेष के लोगों की भोजन संबंधित आदतों को प्रभावित करती है। इसलिए भारतीय उपमहाद्वीप की वस्त्र शैली से संबंधित या भोजन संबंधित आदतों या संस्कृति से संबंधित विविधताओं के सह-अस्तित्व को यहाँ के प्राकृतिक भूगोल के संदर्भ में ही ठीक से समझा जा सकता है। इसमें एक पॉइंट बनाया है हम, पर्यावरण और मानव बस्तियाँ। पर्यावरण और मानव बस्तियाँ किस तरह एक दूसरे से भिन्न हैं या एक दूसरे से सम्मिलित हैं, इसके बारे में जानते हैं। मानव बस्तियों के विकास में पर्यावरण का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रत्येक सभ्यता का विकास नदियों के किनारे तथा उपजाऊ क्षेत्र में ही हुआ है। उदाहरणतः हड़प्पा, मेसोपोटामिया, सुमेरियन जैसी सभ्यताओं को देखा जा सकता है। वर्तमान में हालांकि यहाँ वर्षा कम मात्रा में होती है, फिर भी सभ्यता यहीं फली फूली। इसका कारण यह है कि आज से लगभग 4000 वर्ष पूर्व यहाँ की जलवायु आज जैसी नहीं थी। विभिन्न तथ्यों से यह सिद्ध हो चुका है कि वहाँ पहले अधिक वर्षा होती थी तथा वह स्थान मानव समाज के लिए आदर्श था। इसी प्रकार अत्यधिक उपजाऊ जमीन, पर्याप्त वर्षा, लोहे की खान, लकड़ी के अच्छे स्रोत, नदियों के द्वारा व्यापार की सुविधा इत्यादि ने मगध साम्राज्य को सफल बनाया। इन्हीं
कारणों से यह प्रदेश अन्य प्रदेशों से अत्यधिक विकसित थे। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र बनी, जिनकी महत्ता सदियों तक बनी रही। पाटलिपुत्र के उत्थान और पतन के कारणों में भौगोलिक परिस्थितियों की प्रमुख भूमिका है। उदाहरण के लिए गंगा, सोन, गंडक नदियों पाटलिपुत्र को प्राकृतिक संरक्षण देती थी तथा ये नदियाँ व्यापार का मार्ग प्रदान करती थी, जिसके पाटलिपुत्र का उत्थान हुआ। इन्हीं नदियों में लगातार बाढ़ आने तथा इनके मार्ग बदल जाने के कारण पाटलिपुत्र का महत्व कम हो गया। देखिए दूसरा पॉइंट बनाया है, भौगोलिक नियतवाद के विरुद्ध तर्क। भौगोलिक जो थे उसका क्या, भौगोलिक जो मैप का दर्शन करते मैप के बारे में बताते हैं, उसका क्या मानना था। भारतीय सांस्कृतिक विकास को समझने के लिए भौगोलिक तथ्यों की जानकारी होना अति आवश्यक है। इससे विभिन्न प्रदेशों में विकास के अलग अलग तरीकों और शैलियों को भी समझना में सहायता मिलती है। फिर भी भूगोल और पर्यावरण को एकमात्र या प्रमुख नियामक कारणों के रूप में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि अंततः प्राकृतिक क्षेत्र मात्र संभावनाओं वाले क्षेत्र होते हैं और उन संभावनाओं को मनुष्य अपनी तत्कालीन तकनीकी उपलब्धियों के आधार पर कार्यान्वित करता है। प्राकृतिक विकास का मार्ग तय करती है, जबकि मनुष्य विकास की अवस्था और उसकी गति को कम करता है। इसलिए न तो प्राकृतिक का प्रभाव अस्थायी होता है और न ही मनुष्य और पर्यावरण के संबंध में ही सुस्थिर है। वह तकनीक विकास के कारण प्राकृतिक की सीमाओं और बाधाओं पर विजय प्राप्त करता है। एक समय में प्राकृतिक विशेषताओं और पर्यावरण से संबंध स्थितियों प्रतिकूल प्रतीत होती है, वहीं दूसरे चरण में वे समृद्ध संभावनाओं वाली हो सकती है। उदाहरण के लिए शिकारजीवी लोगों जंगलों के निकट सीमांत क्षेत्रों में रहना पसंद करते थे, लेकिन प्रारंभिक किसानों को लोहे आदि के हल इत्यादि के अभाव में वह स्वयं को गंगा यमुना दोआब के पश्चिम में नर्म भूमि तक ही सीमित रहना पड़ा। लोहे के आगमन के साथ बाद में ये किसान उत्तरी भारत के समृद्ध जलोढ़ मैदानों पर पहुँचे और उपजाऊ मिट्टी एवं घनी वनस्पति वाली भूमि का दोहन कर सके। देखिए पहला क्वेश्चन देख चुके हैं, दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज तथा विकास पर प्रकाश डालिए। इसका खोज कैसे हुआ तथा इसका विकास कैसे हुआ, इसके बारे में जानते हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित माउंट गोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित यह एक पुरास्थल है। हड़प्पा के ध्वंसावशेषों के विषय में सबसे पहले जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैनर्स ने दी। 1856 ईस्वी में ब्रिटेन बंधुओं ने हड़प्पा पुरातात्विक महत्व को स्पष्ट किया। 1872 में प्रसिद्ध पुरातत्व सर अलेक्जेंडर कनिंघम इस स्थान पर आया एवं उसने भी इस स्थान का अध्ययन किया। जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने इस स्थल का उत्खनन कार्य प्रारंभ करवाया एवं 1924 में उन्होंने हड़प्पा के विषय में रिपोर्ट दी। हड़प्पा की सभ्यता का युग, हड़प्पा सभ्यता का जो युग था वो क्या था, उसमें क्या क्या बदलाव हुआ। चार्ल्स मॉसन के अनुसार यह सभ्यता सिकंदर महान के समय की है। कनिंघम के अनुसार यह सभ्यता 1000 वर्ष पुरानी है। मार्शल के अनुसार इस सभ्यता का काल 5000 वर्ष पुराना है। मार्शल ने यह पता लगाया कि हड़प्पा से प्राप्त साक्ष्य, मोहरें, ठप्पे आदि उनके बिल्कुल भिन्न थे, जिनसे विद्वान परिचित थे तथा जो बहुत याद के बाद समय की थी। इसी प्रकार मोहनजोदड़ो में प्राचीन बस्तियों बौद्ध विहार के नीचे दबी हुई मिली। मोहनजोदड़ो सभ्यता के निवासी मकान के नष्ट हो जाने पर उसके ऊपर मकान बना लेते थे। इस कारण पुराना जो उत्खनन हुआ उससे पता चलता है नीचे का मकान ऊपर के मकान से पुराना है। मार्शल
को इस बात का प्रमाण मिल गया था कि इन बस्तियों के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। लोहे का प्रयोग लगभग 2000 ईस्वी पूर्व में शुरू हुआ। मार्शल द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से पता चला कि हड़प्पा से मिलती जुलती वस्तुएं मेसोपोटामिया में भी प्राप्त हुई है। यह भी पता चला कि हड़प्पा और मेसोपोटामिया के निवासी समकालीन थे। मार्शल के निष्कर्ष का समर्थन करते हुए विद्वानों ने हड़प्पा एवं पूर्व हड़प्पा की संस्कृतियों के लिए निम्नलिखित कालक्रम माना गया। जो विद्वान ने इसका कालक्रम माना है 5500 ईस्वी पूर्व से 3500 ईस्वी पूर्व तक के बीच का मान। इस बीच में क्या क्या हुआ था इस सभ्यता में विद्वान ने स्पष्ट किया है। देखिए क्या स्पष्ट किया। इस काल को नवपाषाण युग कहा जाता है। इस काल में मेहरगढ़ और फिली गुल मोहम्मद जैसी बस्तियों का उदय हुआ जो कि बलूचिस्तान और सिंधु के मैदानी भागों में स्थित थी। यहाँ के लोग पशु चराने के साथ खेती का काम भी करते थे। इस युग के लोग गेहूँ, जौ, खजूर तथा कपास की खेती की जानकारी रखते थे और भेड़ बकरियों और मवेशियों को पालते थे। प्रमाण के रूप में मिट्टी के प्रकार के मिट्टी का बर्तन और दस्तकारी की वस्तुएं मिली। और दूसरा जो है 3500 ईस्वी पूर्व से 2600 ईस्वी पूर्व के बीच क्या वहाँ के वैज्ञानिक क्या मानते थे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। यह आरंभिक हड़प्पा काल था। इस काल के पहाड़ों और मैदानों में बहुत सी बस्तियां स्थापित हुई। तांबा, चाक और हल का प्रयोग कर कई प्रकार की मिट्टी के अद्भुत बर्तन बनाए जाते थे। इस काल में अन्न भंडार, ऊंची नीची दीवारें और सिंदूर व्यापार के प्रमाण मिले हैं। इसके साथ साथ पीपल, कुबरे बैलों, शेष नागों और सिंगदार देवताओं आदि के रूपांतर मतलब चित्र देखने का साक्ष्य मिला है। और देखिए तीसरा क्या दिया है विज्ञानों ने 2600 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व तक के बीच में हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या परिवर्तन हुए। यह काल पूर्ण विकसित हड़प्पा युग था। इस काल में मध्य नगरों का उदय हुआ था। नगर में भी सुयोजित तरीके से बनने लगे थे। प्रमाण के रूप में समान आकार की ईंटें, मिट्टी के बर्तन, सिंदूर व्यापार, तौलने के बाट, मोहरे, नियोजित ढंग से बसे शहर और अच्छी एवं समकोण काटती हुई सड़कें आदि इस नगरीयन विशिष्ट लक्षण थे। और लास्ट वाला जो है वो क्या मानते, लास्ट वाला जो उसमें विकास हुआ था वो 1800 ईस्वी पूर्व से आगे का। यह काल उत्तर हड़प्पा युग कहलाता है। हड़प्पा की सभ्यता की बहुत से शहर खाली हो गए। अंतर क्षेत्रीय विनिमय में ह्रास हुआ। लेखन कार्य और शहरी जीवन का त्याग कर दिया गया। हड़प्पा की सभ्यता का शिल्प और मिट्टी के बर्तनों की परंपरा जारी रही। पंजाब, सतलुज, यमुना की ग्रामीण संस्कृतियों का विभाजन और गुजरात में हड़प्पा की शिल्प और मिट्टी के बर्तनों की परंपरा को अपनाने जाने लगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन देख लिए, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। नवपाषाण युगीन धरातल की उपलब्धियां क्या थी। नवपाषाण में जो धरातल पे जो विकास हुआ उसका उपलब्धियां क्या क्या थी उस बारे में जानते हैं। नवपाषाण युग की उपलब्धियां निम्नलिखित हैं। बस्तियों के अतिरिक्त पॉलिश की गई पत्थर की कुल्हाड़ियों जंगली इलाकों में मिली है। संभवतः ये स्थान गतिविधि केंद्र के रूप में प्रयोग होते होंगे। पश्चिमी तटों के दक्षिण विस्तार के जंगली ढलानों से लेकर निचले तमिल मैदान तक नवपाषाण युगीन कुल्हाड़ियों का समान रूप से पाया जाना झूम खेती के तरीकों का प्रचलन का द्योतक है, मतलब दिखाता है। दक्षिण भारतीय नवपाषाण युग में भी राख के टीले मिलते हैं। ये टीले भीम, कृष्णा, तुंगभद्रा दोआब के अर्ध ऊसर भागों तक फैले हुए हैं। पुरातन शास्त्र के अनुसार राख के टीले नवपाषाण युगीन समुदाय द्वारा गाय के गोबर को जलाने के कारण बने हैं। ये टीले 60 से अधिक हैं। रेमंड आल्चिन ने उतनूर राख का एक टीला की खुदाई से प्राप्त प्रमाणों के आधार पर यह परिणाम निकाला कि राख के टीले
नवपाषाण युगीन लोगों के जानवरों के जंगली प्राप्त थे और तथा गोबर का जलान जाना संभवतः कर्मकांडी महत्व रखता था। घूसर मृतभांड उत्तरी पूर्वी ईरान में हिसार, तुरंग तेप तथा शाह तेप स्थलों पर प्राप्त हुए मृतभांड से मिलते जुलते हैं और लाल एवं काले रंग हुए बर्तन बलूचिस्तान तथा हड़प्पा सभ्यता के पूर्व हड़प्पा बर्तनों के समरूप हैं। इन समानताओं तथा कुछ अन्य विशेषताओं के आधार पर पुरातन शास्त्रों ने माना कि दक्षिण भारतीय नवपाषाण युगीन संस्कृतियों को संभवतः भारत के ईरानी सीमांती क्षेत्रों के साथ संबंध अवश्य होगा। थैंक यू। आपको कैसा लगा ये वीडियो ऑडियो आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और नेक्स्ट जो वीडियो हम डालेंगे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो डालेंगे हम आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक, थैंक यू। जय हिंद।